Good morning, everyone. Yeah, Modi, Gilani, and Miller's hypothesis. Model. The firm, the firm operate in perfect capital market. जो फर्म है वो परफेक्ट कैपिटल मार्केट में ऑपरेट करती है. टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट. इसमें टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. द फर्म हैज़ एन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. तो इसकी एक फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है. रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट. तो जो अनसर्टेनिटी होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है. इस तरह के मॉडल में के कांस्टेंट होता है. जस्ट अ सेकेंड. तो फॉर्मूला देख लेते हैं. आर इज रेट ऑफ रिटर्न होता है. रेट ऑफ रिटर्न फॉर ए शेयर हेल्ड फॉर 1 ईयर मे बी कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग. तो जो रेट ऑफ रिटर्न है फॉर अ शेयर, एक शेयर का, आर इज इक्वल टू डी प्लस P1 प्लस PO या P0 ब्रैकेट क्लोज अपॉन P0. तो डिविडेंड माइनस कैपिटल गेन. तो जो डिविडेंड है माइनस कैपिटल गेन और लॉस. तो कैपिटल पर जो गेन और लॉस हुआ है और परचेज प्राइस, जो परचेज प्राइस है आपका वो अपॉन में रहेगा. फाइन. आगे की फार्मूलाज देख लेते हैं. P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन में 1 प्लस आर. आर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न होता है. P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन में 1 प्लस के. फाइन. आर इज इक्वल टू के. आर कांस्टेंट है. रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट है. V इज इक्वल टू NPO इज इक्वल टू ND1 प्लस P1 अपॉन में 1 प्लस के. NPO इज इक्वल टू ND1 N ब्रैकेट क्लोज है N प्लस M ब्रैकेट क्लोज P माइनस MP1 फाइन अपॉन में 1 प्लस के. NM वैल्यूएशन अलाउज द फॉर द इशुएंस ऑफ ए न्यू शेयर्स. ये नए शेयर्स के इशू होने के बारे में बताता है. अनलाइक वॉल्टर्स एंड गॉर्डन मॉडल, consequently a firm can pay dividend and raise fund to undertake the optimum investment policy. जो a firm can pay dividend को या तो पे कर देता है या उससे ही नया इन्वेस्टमेंट कर देता है. जो डिविडेंड उसे फर्म को प्राप्त होता है वो उससे या तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या फिर उसको री इन्वेस्ट कर देता है. तो जो फंड है टू अंडरटेक द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, दस डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आर नॉट कन्फाउंडेड इन एन MM मॉडल. कन्फाउंड नहीं करती MM मॉडल में. और कहाँ गया, लाइक वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल्स. या P0 is just a second. P is the market and purchase on price per share. तो प्राइस पर शेयर को P से डिनोट करते हैं एट ए टाइम ऑफ 0 एंड P इज एन मार्केट प्राइस पर शेयर एट ए टाइम. P मार्केट प्राइस है पर शेयर एट ए टाइम है 1 एंड D इज़ डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम. तो D जो है डिविडेंड है पर शेयर एट ए टाइम है. एंड एज hypothesized by the MM model that should be equal for all share. जो हाइपोथेसिस निकल के आ रही है वो MM मॉडल में R जो है रेट ऑफ रिटर्न शुड बी इक्वल होता है सभी शेयर्स के लिए. इफ़ इट इज़ नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है तो द लो रिटर्न यील्डिंग शेयर्स, तो जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो लो होगा, बहुत ही धीमा होगा. जो रिटर्न हमें वापस मिलेगा विल बी सोल्ड बाय द इन्वेस्टर. तो इन्वेस्टर के द्वारा सोल्ड किया गया है बाय द इन्वेस्टर हु विल परचेज द हाई
रिटर्न या हाई रिटर्न यील्डिंग शेयर्स। तो जो इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा विल परचेज द हाई रिटर्न यील्डिंग शेयर। तो वो परचेज़ करेंगे कि ऐसे शेयर्स को कि वो हाई रिटर्न उन्हें दें। अब जैसे हम मार्केट में देखते हैं सेंसेक्स की स्थिति, शेयर्स के क्या भाव चल रहे हैं, रेट अप है डाउन है, उस हिसाब से हम उस कंपनी के शेयर परचेज़ करना पसंद करते हैं, बॉन्ड्स लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। लेकिन हाई रेट ऑफ रिटर्न रिस्क टेकिंग भी बहुत होता है। हाई रेट ऑफ रिटर्न हम चाहते तो हैं, एक्सपेक्टेशन तो हमारी हैं, लेकिन होता इसमें क्या है कि कई बार मार्केट प्लंग कर जाता है। तो जब मार्केट कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, बल्कि हमारा मूलधन भी खतरे में पड़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मूलधन डूब जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें बिज़नेस में बहुत ही लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। अब ये लॉसेस होते क्या हैं कि आपका लॉस हो गया, आपने काफ़ी हद तक तो अपना मूलधन भी खो दिया है हाई रेट ऑफ रिटर्न के चक्कर में। तो जब हाई रेट ऑफ रिटर्न के चक्कर में आपने अपना काफ़ी एक बड़ा अमाउंट ऑफ मूलधन जो कि खो दिया है, एक तरह से शेयर्स हैं ये परचेज़ करना लक बाई चांस मीन्स अगर आपका लक है तो वो हाई रेट ऑफ रिटर्न, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट द लॉसेस in the business and many times, and it only going to hit back to that individual who is having a big share actually, if he is not a businessman only for अब कुछ लोग ऐसा होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हाई रेट ऑफ रिटर्न के लिए, उनको किसी के बिजनेस से मतलब होता नहीं है। वो बॉन्ड्स परचेज़ करते हैं, शेयर लेते हैं, तो जो बॉन्ड्स परचेज़ किए उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट किया हाई रेट ऑफ रिटर्न के लिए कि उन्हें 10 साल बाद या 5 साल बाद एक अच्छा अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब एक अच्छा अमाउंट नहीं प्राप्त हो पाता और उन्हें लगता है कि उनका मूलधन भी खतरे में पड़ गया है, तो ऐसी परिस्थिति में उस स्पेसिफिक व्यक्ति को बिज़नेस में बहुत सारे लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। तो इससे यह होता है कि उसका काफ़ी पूंजी लॉस में चली जाती है। कई बार तो लोग बैंकरप्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उसने किसी भी कंपनी का शेयर लिया, कोई सीमेंट कंपनी है या कोई भी कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है और उसने 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया और वह एक अच्छा रिटर्न चाह रहा है, उसने बॉन्ड खरीद लिए हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो वो मुझे डबल या ट्रिपल होकर मिले। तो इस लालच में आकर वो इन्वेस्ट तो कर देता है, लेकिन कई बार हमें लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं और कई बार तो खुद कंपनी के ऑनर दिवालिया तक होने की कंडीशन तक पहुंच जाते हैं। तो रिस्क तो है ही, रिस्क फैक्टर तो बिज़नेस में ऑलवेज़ रहेगा, इंक्लूड रहेगा, लेकिन उस रिस्क फैक्टर के साथ साथ हाई रेट ऑफ रिटर्न भी है। तो अगर आप ये सोचकर कि यार रिस्क है, बिज़नेस नहीं करना है, तो ऐसा सोचेंगे तो फिर आपको हाई पोजीशन की एक्सपेक्टेशन या हाई मनी रिटर्न, हाई वैल्यू रिटर्न ऑफ मनी के बारे में तो भूल ही जाइए आप लोग। यदि आपके अंदर रिस्क टेकिंग फैक्टर है तभी आप सक्सेस कर सकते हैं लाइफ में, और यदि आप रिस्क लेना नहीं जानते हैं तो आप जो है सक्सेस नहीं पा सकते उस लेवल की जिस लेवल की आपको सक्सेस चाहिए एक्चुअली में। तो ये तो हो गई पर शेयर के बारे में, रेट ऑफ रिटर्न के बारे में कि रेट ऑफ रिटर्न क्या कहता है, रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये फार्मूलाज हैं, इन्हें लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। इनके बेस्ड पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। मर्जर और एक्विजिशन क्या है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अ मर्जर इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ये 2 कंपनियों का कॉम्बिनेशन है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मोर कंपनीज इनटू वन कंपनी। और ये भी हो सकता है कि एक ही कंपनी में कई कंपनियां हों। मर्जर इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपनी इनटू वन कंपनी, एक
एक ही कंपनी में दो कंपनियों का मर्जर या एक या दो से अधिक कंपनियों का मर्जर भी हो सकता है। तो ये होता है मर्जर। इट मीन्स द मर्जर इज़ वन और द मोर कंपनी with another company is a merger of two or more companies to form a company in which company with another company or a merger of two or more company for one to form one company in just a second in such a manner that the all property of the amalgamation company or the company immediately before the amalgamation मतलब विलय के साथ उसके सम्मिलन के साथ सम्मिश्रण के साथ तो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ एमलगमेशन जो कंपनियां मर्ज हुई हैं कंपनी और कंपनीज इमीडिएटली बिफोर द एमलगमेशन मर्जर के पहले बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एमलगमेशन एमलगमेटेड कंपनी बाय द वर्च्यू ऑफ एमलगमेशन। तो कहने का मतलब है कि एक कंपनी का दूसरे में सबमर्ज हो जाना, विलय हो जाना ही मर्जर है। जैसे कि ये है एक कंपनी, मान लीजिए, और दूसरी कंपनी ये इसके अंदर, तो ये हो गया आपका मर्ज हो गई। मतलब पहली कंपनी का अस्तित्व, ये इसका अस्तित्व ख़त्म, ये ख़त्म, डज़ नॉट एग्जिस्ट हो गई है, डज़ नॉट एग्जिस्ट हो गई है। और एक्विजिशन थोड़ा सा अलग होता है। एक्विजिशन मतलब एक्वायर कर लेना। एग्जिस्टेंस तो रहेगा लेकिन उस छोटी कंपनी पर बड़ी कंपनी का स्वामित्व स्थापित हो जाना। मतलब आपके पिताजी बनकर आपके ऊपर वो राज करेंगे, ये है आपका एक्विजिशन। आपके ऊपर राज करेंगे, आपके अंदर मर्ज नहीं हुई है, आपका अस्तित्व तो ख़त्म नहीं हुआ, आप भी जिंदा रहेंगे और वो भी जिंदा रहेंगे आपके पिताजी बन के। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।